यहाँ तो कलोस्तर जो है इंटीरियर पावर के रूप में जाती है, परमाणु जो है इंटीरियर पावर के रूप में हो जाती है। लेकिन राजस्थान में ये उनकी बराबर जो है शाखाएं जो है वो केंद्र जैसे नाड़ू है, किरालू है, ये सब जो है चंद्रावतिका है, ये सब केंद्र बने हैं। अगर हम पंचायतन टेम्पल्स की बात करें और वो ओशियन और जो कला हमें शास्त्रीय क्लासिकल जो हमारा जो नियम विधान अस्त्र शस्त्र वो सभी हमें दिखाई देते हैं। अब ये जो मंदिर है हम पढ़े थे और पढ़ाते थे, तब जो सोर्सेज की बात करते थे कि ये पुरातात्विक सोचते थे और ये विशिष्ट सोचते थे, ये धार्मिक है, ये कैसे है, क्या है। हम उसमें स्मारकों को एक इतिहास के स्रोत के रूप में लेते थे, लेकिन अब स्मारकों में हम उस समय खंडर या उसी प्रकार की सभ्यता को उसको हम लेकिन अब आवश्यकता ये हुई कि मंदिर जो है वो तत्कालीन इतिहास जानने का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट स्रोत, और इन मंदिरों से हम तत्कालीन जो खर्चा हुआ है उसका भी है, काम करने वाले लोग हैं उनका भी, और यहाँ तक कि व्यापार किस तरह से होता था, कौन कौन सी व्यापारिक वस्तुओं का जो है वो व्यापार होता था, कृषि किस प्रकार से होती थी, सिंचाई व्यवस्था क्या थी, मुद्राएं क्या थी, ये सभी बातें हमें मंदिरों में उत्कीर्ण अभिलेखों से जानकारी प्राप्त। इसलिए अब ये कह सकते हैं कि जो इतिहास जानने की जो स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत जो है, उसमें एक बहुत बड़ा स्रोत मंदिर। तो भारतीय इतिहास का पात्र है जिन्हें आज हम थर्ड जेंडर कहते हैं या इनर कहते हैं या हिजड़ा। इस वर्ग का मंदिर निर्माण में इस प्रकार से योगदान रहा है। ये संभव कभी इस क्षेत्र पर अभी तक प्रकाश नहीं डाला गया। राष्ट्रीय संगोष्ठी जो है वो आज श्रमजीवी महाविद्यालय में आयोजित हो रही है, और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर प्राचीन किताबें यहाँ पर मौजूद है, और किताबों का जो उद्गम है आप देख सकते हैं किस प्रकार से मंदिरों से, शिलालेखों से, गुफाओं से और वहाँ से मिले अवशेष के आधार पर ये पुस्तकें जो है आज भी हमें पढ़ने को मिलती है। जहाँ एक तरफ व्यक्ति आजकल मोबाइल के युग में हो गया है, मोबाइल उसके हाथ में, दुनिया उसके हाथ में हो गई है, वहीं किताबों से छूटता जा रहा है। लेकिन आज कुछ बातें ऐसी जो है जो आज भी किताबों में जो है वो देखने को मिलती है। आप देखें यहाँ तमाम जितने भी वंश है उनके बारे में हैं, या और अन्य महलों के बारे में हैं, गीतासर के बारे में है, भक्ति हो चाहे शक्ति हो चाहे संस्कृति हो, हर नगरी के अंदर किताबों का बड़ा महत्वपूर्ण किरदार जो है अपना रहता है। आज किताबों के माध्यम से ही हम अपनी चेतना कर रहे हैं। किताबें हमें बहुत बड़ा ज्ञान देती है, किताबें हमारी क्षमता जो वर्धन है वो करती है। किताबें आजकल नवयुग पीढ़ी देखें आप तो मोबाइल की तरफ ज़्यादा रुख है, तो किस प्रकार से आज के युग में किताबें मोबाइल पर हो गई है, बस कुछ भी है गूगल महाराज को पूछो सब बता देंगे। तो गूगल पे कुछ चीज़ें ऐसी जो नहीं मिलती है, आज भी कई ऐसी कहानियाँ हैं, भारतीय कहानियाँ जो गूगल पे आज भी उपलब्ध नहीं है, जिनको आज किताबों में ही ढूंढा जा सकता है।
किताबों में वही लिखा है जो प्राचीन ग्रंथों में जहाँ तक इतिहासकार पहुँच पाए, जहाँ तक इतिहासकारों की जहाँ तक उनकी सोच रही है, जहाँ तक उनकी पकड़ रही है। आप देखिए किस प्रकार से भारतीय इतिहास, भारतीय परंपरा, भारतीय हर समाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, शिल्पकला, मंदिर, यहाँ तक कि मस्जिद, गुरुद्वारे और हर एक बारे में जो उसका चित्रण हमको यहाँ से किताबों से प्राप्त होता है। किताबें अपने जीवन में एक श्रेष्ठ किरदार निभाती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदलती है। मैं जयपुर से हूँ, किरणदीप पब्लिशर। पब्लिकेशन का मेरा वर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है। तो बाकी आजकल जो किताबी दुनिया में ऑनलाइन का और ज़्यादा प्रभाव है। बाकी जो रुचि किताबों में चाहिए वो सामने किताबों में किताबों के माध्यम से ही जो ज्ञान मिल। लाइब्रेरी देखते हैं आप? हाँ, लाइब्रेरी भी देखते हैं। सभी तरह के बुक्स हैं और वापस किताबी दुनिया में आजकल के जो विद्यार्थी आ रहे हैं, तो ई बुक्स का उनका प्रभाव कम हो गया ऑनलाइन का। बाकी नमस्कार हैं जो गूगल के माध्यम से नहीं मिलती हैं और उन पर है भी नहीं, आज भी उपलब्ध नहीं है। आज भी उपलब्ध नहीं है गूगल पे। इतनी जो साहित्य है वो सामने देख के ही जो हाथ में किताब लेते हैं तभी पता लगता है। मैं और मेरी किताब ये सब्जेक्ट पे मैंने जब से 72 से जो नौकरी ज्वाइन की वो मैंने लाइब्रेरी में ज्वाइन की थी। और मेरा जो बचपन है, मेरे बड़े वाले ब्रदर को पढ़ने का शौक़ था, तो उनकी वजह से मुझे भी शौक़ लगा और इस शौक़ की वजह से ही सर्विस मेरी क्या है कि लाइब्रेरी में रही। और लाइब्रेरी से बाद में रिटायर होने के बाद में 40 साल 9 महीने 24 दिन नौकरी की। उसके पश्चात मैंने एक मासिक पत्रिका अक्षय लोकजन चालू की और उसका सबसे बड़ा कारण था कि लोग चर्चा तो ज़रूर करते हैं मगर काम कोई नहीं कर पाता है। हर व्यक्ति ये चर्चा करता है कि 70 साल में इतिहास, कला, कौशल, संस्कृति का बिगाड़ हुआ है मगर उसको सुधारने वाला कोई नहीं है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमने ये अक्षय लोकजन मासिक पत्रिका की शुरुआत की और नई रिसर्च और नए जो काम करने वाले जिनको कहीं मौका नहीं मिलता है उनको मतलब हमने लेखन की ओर, प्रगति की ओर बढ़ाया और उनका लेखन सामग्री को हमारी पत्रिका के माध्यम से छाप के और पूरे हिंदुस्तान में निःशुल्क भेजने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही हमारा ये है कि मेवाड़ की कला, कौशल, इतिहास और जो चीज़ें भूल चुके हैं लोग, मंदिर, अभी आज जो 2 दिवसीय ये कार्यक्रम हो रहा है मंदिर के ऊपर, तो मंदिर की स्थापत्य कला, धार्मिक दर्शन और इस पे सारा 2 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हमारी पत्रिका में भी हम जो यहाँ से आज शोध पत्र पढ़े जाएंगे, क्रमशः हम उन पत्रिका में उन शोध पत्रों को छापने का प्रयास करेंगे। और अभी हमारा अगला जो अंक आ रहा है वो जनजाति पे अंक आ रहा है और इसके पश्चात हम विशेष अंक जो निकाल रहे हैं वो श्रीनाथ जी के मंदिर के ऊपर और साथ ही अगला जो अंक आ रहा है वो हम इतिहास, सामयिक इतिहास पे अंक निकाल रहे हैं। तो हमारा प्रयास है वो कला, संस्कृति, इतिहास और संस्कृति को बचाने में जो कार्य कर रहे हैं उन सभी को हम भोपाल जयंती के माध्यम से सम्मान देके आगे कार्य करने को प्रेरित करने का कार्य करते हैं। आप लाइब्रेरी में भी रहे हैं, क्या लगता है हम आखिरी स्तर तक पहुंच पाएंगे? क्या भारत के रजरज और गड़गड़ में इतिहास भरा? इस जो इतिहास हमारा विभिन्न क्षेत्रों में है उसको प्रयास तो लोग कर रहे हैं और लिपिबद्ध होता जा रहा है मगर फिर भी कई त्रुटियाँ भी आ रही हैं। काफ़ी मतलब जो त्रुटियाँ हैं उनको दूर करके नए सिरे से इस काम को सहयोग के साथ बढ़ाने का काम करना बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या है कि व्यक्तिगत कार्य नहीं होके और आम जन के फ़ायदे के लिए ये संस्कृति, इतिहास, भाईचारा, स्नेह जो है पुनः जीवित करने का कार्य पत्रिका के मन माध्यम से हो। पुस्तकों इतिहासकार कितनी बड़ी भूमिका होती लिखने समय, उसको हो सकता है कि उसके कई विरोध का सामना भी करना पड़ जाए। इतिहास में आजकल विरोधाभास बहुत ज़्यादा चल रहा है। इन
10-15 वर्षों में विरोधाभास पूर्व में जो काम हुए उनका विरोध करने की प्रक्रिया चल रही। मगर मेरा ये सोचना है कि जो कोई भी कार्य किया जाए वो रिसर्च के माध्यम से साबित किया जाए, जिससे क्या है ये नहीं लगेगा आप विरोध स्वरूप ही काम कर रहे हैं। विरोध की जगह मगर जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में रिसर्च महत्वपूर्ण होनी चाहिए। रिसर्च के साथ मतलब वो शोध करके ये साबित करे कि पूर्व में गलती की गई थी और उसको इस प्रक्रिया में सुधार किया जाए। आज इतिहासकार के सामने दो तथ्य हो गए, क्या लिखूं और क्या नहीं लिखूं। ऐसा है कि इतिहासकार के सामने दो पहलू हैं, मगर उन पहलुओं को वो रिसर्च के माध्यम से, शोध के माध्यम से साबित करे कि भाई पूर्व वाले जो है वो कुछ गलती में थे और हमने इस रिसर्च के माध्यम से इसका सुधार किया है। पर वो तथ्यों के साथ होना चाहिए, हवाई बात नहीं होके तथ्य के साथ, रिसर्च के साथ और शोधपरक वस्तुओं, व्यक्तिगत जानकारी या जैसे भी संभव हो वो तथ्यों के साथ किया जाए, तब जाके ये। इतिहासकार क्या देखता है, मेरी किताब सड़क पे या मेरी किताब लिपिबंद अलमारी में? अभी तक तो बहुत से लोग बाग ऐसे हैं जिनकी रचनाएं अलमारियों में ही बंद है, क्योंकि उनको मौका नहीं मिल पा रहा है, आर्थिक सहयोग नहीं मिलता है, उसकी वजह से लिपिबद्ध होने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो मेरा सार्वजनिक मंच से ये निवेदन है कि सक्षम लोग व राजस्थान गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इस माध्यम से एक टीम गठित करे जो उचित लगे कि भाई ये लिपिबद्ध करने लायक है, तो मतलब उसका क्या है प्रयास होता रहना चाहिए, जिससे क्या नई नई चीज़ें और लेखकों को प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। तो आप थे जय किशन जी चौबे, जिनसे हम बात कर रहे थे किताबों के ऊपर। किताबें वो अमूल्य, हमारे लिए अनमोल रत्न है, जिससे हम पढ़कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, क्षमता वर्धन कर सकते हैं। इतिहास और उपन्यास, सांस्कृतिक परंपराओं का ज्ञान हमें होता है। किताबें आजकल नवयुग पीढ़ी जो है, मोबाइल आने के बाद किताबें मोबाइल पे हो गई है, थोड़ी पढ़ी, थोड़ी अच्छी पढ़ी, और जो टास्क उनको दी जाती है थोड़ी थोड़ी पढ़ लो बीच में, वो कहीं कहीं फिर बातें आगे जाके कारण बन जाती है, फेल होने का कारण बनती है, आधी अधूरी जानकारी का कारण बनती है। किताबें ही एक ऐसी है जिससे हम अपने जीवन को जो है सार्थक कर सकते हैं। किताबें जो है हमेशा आजकल के इस मोबाइल युग में किताबों का नहीं होना बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि अपन मोबाइल से लेके पढ़ रहे हैं सभी चीज़ें, या गूगल से लेके पढ़ रहे हैं। किताबें है तो हमारे पास एक स्टोरेज है, हर समय हमारे पास अवेलेबल रहती है, और किताब से ही हमें सीखने को मिलता है, ना कि मोबाइल से। चक्कर ये पड़ता है कि आजकल ये जल्दबाजी और ये क्या कहते हैं इसको, नए युग के चक्कर में हमने जो हमारा ये किताबों के प्रति जो स्नेह है इसको छोड़ दिया, और जिसके पास किताब पढ़ने का समय नहीं है तो वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। किताबें हमारे घर में हमेशा होनी चाहिए, एक अलमारी हर एक के साथ होनी चाहिए। अगर किताबों से या कोई मतलब नहीं है तो फिर आज भी स्कूलों में सब जगह किताबें पढ़ा रहे हैं, क्यों मोबाइल से क्यों नहीं पढ़ा रहे अपन? तो मोबाइल है जी, ठीक है, अपनी जगह ज्ञान ले लीजिए, लेकिन किताबें का एक संग्रह हमारे पास होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट में आप कुछ भी कर रहे हो, भले इतिहास है या विज्ञान है, कुछ भी है, आप हर सब्जेक्ट का आपको हर एक टॉपिक के ऊपर आपको एक किताब होनी चाहिए, जिससे कि आपको हमेशा उसका ज्ञान बराबर मिलता रहे। अगर किताब पढ़ेगा ही नहीं तो व्यक्ति तो फिर अधूरा ही रहेगा, कहने का मतलब। हाँ, किताब नहीं पढ़ेगा तो कुछ नहीं हो सकता। किताब बहुत ज़रूरी है। हम सोचते हैं कि किताबें पढ़ने से ही कोई नॉलेज, ज्ञान होता है, और आर्कोलॉजी में तो देखने से ही पता चलता है, साइट पे जाने से पता चलता है। ये किताबें काफ़ी ज्ञानवर्धक होती है, किताबें पढ़नी चाहिए। इतिहास की विशेषता किताबों को तो पढ़ना ही चाहिए। किताबों का उद्गम कब से शुरू हुआ भारत में? किताबों का उद्गम बड़ी प्राचीन काल से समय से हुआ, तब से ताड़पत्रों पर लिखना चालू हुआ है, तब से किताबों का उद्गम हुआ है। उनको पांडुलिपियाँ कहते थे, बाद में किताबें आई हैं। और पहले हम किससे सीखे? क्या हमारे पास लिपियाँ थी या मंदिरों से, गुफाओं से सीखे हम ये सारी लिखना, कला? सबसे प्राचीन समय में देखे जाए तो ये चित्रों से, भारत में जो हड़प्पा सभ्यता मिली है वो चित्रों से लिपि का उद्गम माना जाता है। फिर बाद में ब्राह्मी लिपि आई, खरोष्ट लिपि आई, उसके बाद में संस्कृत की लिपि आई, जिसे नागरी लिपि कहते हैं। उससे लिपियों का विकास हुआ और मानव ने लिखना शुरू किया। जी।
थोड़ा सा बताइए कैसे किताबों का उद्गम? हम तरुण, मैं तरुण हूँ। मैं पीएचडी कर रहा हूँ राजस्थान विद्यापीठ अंडर प्रोफेसर जीवन खड़कवाल सर के अंडर। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया में सबसे पहला आर्ट रॉक आर्ट के ज़रिए आई, जिसमें हम देख सकते हैं कि भीमबेटका जो सबसे फेमस रॉक शेल्टर है मध्य प्रदेश में, जहाँ पे बहुत सारी रॉक आर्ट देखने को मिलती है, जहाँ जो कि हमें अपर पैलियोलिथिक से लेके जो कि हम कह सकते हैं कि 10 से 20 हज़ार साल पहले से लेके अभी तक हिस्टोरिकल फेज़ और मिडिवल फेज़ तक हमें वहाँ पे रॉक आर्ट देखने को मिलती है, जिसमें ह्यूमन के जो मानव के चित्र हैं, जानवरों के चित्र हैं, और इसके अलावा जो उनका रहन सहन कैसा था, कैसे वो शिकार करते थे, उनको वहाँ पे डिपिक्ट किया गया है दीवार के ऊपर, और जो कि अभी भी प्रिजर्व है। जो यदि किसी को देखना हो तो भीमबेटका ज़रूर जाना चाहिए। इन राजस्थान में यदि देखिए तो धारेश्वर जो कि चित्तौड़गढ़ में है, और बूंदी वाला एरिया भी काफ़ी अच्छी जगह है जहाँ पे हम रॉक आर्ट देख सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे रॉक आर्ट के बाद में यदि हम स्क्रिप्ट की बात करें, स्क्रिप्ट हमें सबसे पुरानी यदि हमें मिलती है तो वो इंडस की मिलती है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है हमें, क्योंकि वो पढ़ा इसलिए भी नहीं गया है क्योंकि हमें वो स्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ी नहीं मिली है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो सबसे बड़ी स्क्रिप्ट मिली है उसमें सबसे ज़्यादा जो लेटर्स मिले हैं वो 10 लेटर मिले हैं, जो कि हमें धोलावीरा जो एक हड़प्पन साइट है गुजरात में, वहाँ हमें ये साइट पे हमें मिला है। बट यदि स्क्रिप्ट जब तक कि हमें ज़्यादा लेटर्स ना मिले और डबल स्क्रिप्ट या डबल लैंग्वेज में ना मिले तो तब तक हमें इसे पढ़ नहीं सकते हैं। उसके बाद में बीच में एक बहुत बड़ा गैप है 1000 से 1200 साल का, जिसके बीच में हमें कोई स्क्रिप्ट नहीं मिलती है इंडस के बाद में। जो फिर उसके बाद में जो हमें स्क्रिप्ट मिलती है फिर मौर्यन फेज़ में मिलती है, जो कि खरोष्टी और ब्राह्मी में मिलती है, जिसकी जो लैंग्वेज है वो प्राकृत पाली में है। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होता गया, जैसे ब्राह्मी में चेंजेस आते गए, और लेटर फेज़ में 10th 11th सेंचुरी में हमें देखने को मिलता है कि जो देवनागरी लिपि है जिसका विकास होता चला जाता है ब्राह्मी से ही। और ऐसे इसी के ज़रिए हम देख सकते हैं कि जो लिपि का जो विकास हुआ है वो मॉडर्न से पीछे यदि हम देखें तो मेनली हम ब्राह्मी से ही मानते हैं। और ये पूछना था कि काफ़ी बड़ा आपने, मुझे बताइए मानव ने किताबों के माध्यम से रहन सहन, सामाजिक जीवन क्या किस तरह से ढाला या बदला? जी, किताबों का जो विकास जो हुआ है वो ज़्यादा लेटर, ज़्यादा पुराना नहीं है। यदि मैं एक आर्कियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मैं जो मेरी जो स्टडी है वो लाखों साल पहले से है, तो मेनली जो किताबों का विकास हुआ है आफ्टर, मुझे लगता है कि 2000 ईयर्स के आसपास से स्टार्ट हुआ होगा। और जैसे जैसे लोग पढ़ने लगे, लोगों को समझ आने लगी कि हमें ज्ञान ज़रूरी है, ज्ञान से हम काफ़ी कुछ पा सकते हैं इस धरती पे, तो उन्होंने जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने स्टार्टिंग में जब किताबें लिखी, तो क्योंकि स्टार्टिंग में जो बुक्स किसके पास होती थी, जो पढ़ा लिखा इंसान हो, क्योंकि समाज में ऐसा होता था कि एक एरिया में एक ही इंसान होगा जो पढ़ा लिखा होगा, सबके पास नहीं थी। जैसे जैसे विकास होता गया, अभी मॉडर्न टाइम में हम देखते हैं कि सभी लोग पढ़ सकते हैं, हिंदी तो बेसिकली सभी लोग पढ़ सकते हैं। बट ऐसा नहीं था कि आज से 500 साल पहले लोग सब पढ़ पाते थे, वही लोग पढ़ पाते थे जिसके पास ज्ञान हो, जो ज्ञान मतलब पढ़ने के लिए गुरुकुल जाते थे, किसी गुरु के पास जाते थे, उसी को पास ज्ञान था, जो कि ज्ञान लेके और फिर समाज में बांटता था कि इस बुक में ऐसा लिखा है, तो लोगों को पता चल पाता था कि हाँ ऐसा कुछ है। बहुत से लोग सोचते हैं कि भारत प्रगतिशील था, लेकिन आपको क्या लगता है अंग्रेज आने के बाद ये प्रगति ज़्यादा शुरू हुई है? ऐसा नहीं कह सकते। यदि डेवलपमेंट हुआ है, हम ये नहीं कह सकते कि अंग्रेज़ों की वजह से ही हुआ है सब कुछ, बट ये कह सकते हैं कि उन्होंने वो चीज़ लाई बाहर से कि आपको सबको आना चाहिए पढ़ना, बट पढ़ा तो हम नहीं ना ऐसा बस उन्होंने डाला। बट अंग्रेज को छोड़े हुए आज से 70 साल हो गए, बट आप डेवलपमेंट देखोगे 1950 1947 से बाद से लेके अभी तक तो कितना चेंजेस आया। आज भी हम सोचते हैं कि आज से 20 साल पहले देखें तो हमारे पास सबके पास टच स्क्रीन फ़ोन नहीं था, तो हम या फिर कुछ कंप्यूटर नहीं थे, सब ओनली लिखने पे वो रहते थे, हाथों से लिखते थे। बट अभी कंप्यूटर, फ़ोन, ये सब कुछ आने से लोग क्या बोलते हैं, काफ़ी कुछ विकास हुआ है। क्योंकि अब ये है ना कि फ़ोन में भी हम देख के पढ़ सकते हैं एक बुक को, हमें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो PDF के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं। तो इससे विकास तो हुआ ही और लगातार होता जा रहा है। आज के युग में आपको क्या लगता है कि ये चीज़ हमको प्रमोट करनी चाहिए, ज़्यादा प्रमोट करनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि यदि किसी को बुक पढ़नी है
तो मुझे लगता है कि यदि आप ऑफलाइन तरीके से बुक पढ़ रहे हो वो बेस्ट होता है, क्योंकि वो चीज़ हमेशा आपके सामने रखी रहती है। जब भी हम रूम में घुसेंगे तो बुक यदि हमारे सामने रखी होगी तो हम उसे उठा के हमें फ़ील आता रहेगी हमें इसे पढ़ना है और हमने इसे पढ़ा है। बट वो यदि हम लैपटॉप कंप्यूटर से पढ़ते हैं तो वो वैसा वाला फ़ील नहीं आता, क्योंकि आँखों में भी इतना प्रॉब्लम होता है, तो कैरी करने में भी थोड़ा दिक्कत होता है। आंखों देखा। हाँ, आँखों देखा जी। ओके, इसका विषय भारतीय मंदिर शिल्प, वास्तु, दर्शन एवं सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं आयोजित हो रही है। इस विषय को लेकर जो विषय प्रवर्तन सबसे पहले ममता मुखर्जी जी ने किया, उसका उल्लेख हमारे इतिहास विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत चौधरी जी ने भी किया, और जो समृद्ध मंच आज हमें इस संगोष्ठी के लिए मिला है, वहाँ हमारे मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर ओम जी उपाध्याय साहब, विशिष्ट अतिथि जोधपुर से पधारे हुए एसपी व्यास साहब और महाविद्यालय के सहायक सचिव भाई डॉक्टर राजोरा जी, और कार्यक्रम का बहुत कुशलता से संचालन कर रही हमारी बहनें चित्रा दशोरा जी, आरती जैन और लवली भाटी जी, सम्मुख विराजे हुए सभी विद्वजन और प्रिय छात्रों। जब हेमंत जी बता रहे थे कि उन्हें इस विषय पर संगोष्ठी करनी है, और जब किसी संगोष्ठी को लेकर के विषय चयन किया जाता है तो उसके सामने कई प्रकार के पहलू होते हैं। जब मंदिरों का चयन किया और मंदिर के साथ साथ जुड़े उन सारे संदर्भों को साथ रखा, इसमें दर्शन भी आ गया, इसमें वास्तु भी आ गया, इसमें शिल्प भी आ गया, इसमें समाज भी आ गया और इसमें संस्कृति भी आ गया। वास्तव में देखा जाए तो हमारे भारतीय जनमानस का केंद्र हमेशा मंदिर रहे। जितना महत्व हमारे समाज में मंदिरों का रहा है, शायद उतना महत्व अन्य किन्हीं माध्यमों का नहीं रहा हो। जब ओम जी उपाध्याय साहब का उद्बोधन मैं सुन रहा था तो मंदिरों के संदर्भ में जो विचार आप व्यक्त कर रहे थे, वास्तव में बहुत प्रासंगिक और सार्थक विचार आपके रहे। और जब आप बता रहे कि धर्म देश और समाज की धुरी है, वास्तव में हम धर्म को किसी भी मायने में मनुष्य जीवन से अलग नहीं कर सकते। ये बात अलग है कि समय के साथ उनके संदर्भ भी बदलते रहते हैं। मैं अच्छी तरह याद करता हूँ अपने उन दिनों को, आदरणीय एसपी साहब, मैं उन दिनों को याद करता हूँ जब बहुत छोटा था और मुझे घुमाने के लिए चित्तौड़ का किला बताया जाते हैं। तो चित्तौड़ का किला का मतलब विजय स्तंभ को चित्तौड़ का किला मानते हैं। ये नहीं पता था कि 19 किलोमीटर की पूरी बेगा में चित्तौड़ का किला है। हम ये मानते हैं कि विजय स्तंभ तो वही चित्तौड़ का है। तो बचपन में ये हम किसी इस प्रकार के स्तंभ को देखते हैं, हमारे मन में उसके प्रति क्या दृष्टि होती है, और आज जब हम उस विजय स्तंभ को देखते हैं तो उसके प्रति हमारी क्या दृष्टि होती है। जब मंदिरों की बात आई तो निश्चित बात है कि उसके साथ शिल्प, कला और वास्तु अनिवार्य रूप से जुड़े हुए हैं। ये एक अलग पक्ष है क्योंकि ये मंदिरों के निर्माण के साथ जुड़े हुए हैं, और दूसरा पक्ष वो है जो इन मंदिरों को देखता है, इन मंदिरों का अवलोकन करता है, जिसमें हम अपने को भी पाते हैं। मैं अगर किसी मंदिर को देखता हूँ तो मेरी दृष्टि अलग होगी।
खड़गवाल साहब देखेंगे तो उनकी दृष्टि अलग होगी, हेमंत जी देखेंगे तो उनकी दृष्टि अलग होगी, विवेक जी देखेंगे तो उनकी दृष्टि अलग होगी। तो दृष्टियों की भिन्नता हमेशा एक नया दृष्टिकोण भी देती है। हम किस संदर्भ में उसका आचरण कर रहे हैं। अभी एसपी साहब ने और ओम जी बहुत अच्छे तरीके से बताया कि मंदिरों के साथ उनके निर्माण कथा भी जुड़ी होती है और निर्माण कथा हमेशा किसी न किसी प्रेरणा से प्रभावित। निश्चित बात है कि जो मंदिर हम आज देखते हैं और मैं इन लोगों को भी अनुभव करता हूँ कि हमारे यहाँ पर धर्म को लेकर के जितने विभाजन पाते हैं उतने विभाजन लगभग सब जगह मौजूद। हर जगह दो विभाजन तो हमको धर्म के मिलते ही। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। अब समस्या हमारे सामने यह आती है कि हम अगर विभाजित करके किसी चीज का मूल्यांकन करना चाहते हैं तो उसका समग्र मूल्यांकन संभव नहीं हो सकता। जिन मंदिर शैलियों की यहाँ पर बात की गई और पीपीटी के द्वारा बताया भी गया, तो हम उत्तर भारत के मंदिरों का स्वरूप देखते हैं और देखते देखते मध्य भारत से होते हुए दक्षिण भारत तक जाते हैं तो मंदिरों की शैलियों में जो परिवर्तन हमें दिखाई देता है, कभी कभी लगता है कि वो शायद हमारे आत्मसातीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। हम अपने यहाँ पर तीखे गुंबद वाले मंदिर को देखते हैं, दक्षिण में जाकर के कटे हुए गुंबद शिखर के मंदिर को दिखाई देते हैं। अब यहाँ क्या हम इस चीज को माने कि शायद कुछ भौगोलिक कारण ऐसे रहे हों कि मंदिरों का शिल्प, मंदिरों का सौंदर्य इस कदर बढ़ा गया? क्या उसके कुछ आस्था कारक रहे हैं? लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि मंदिर जब भी बने या मंदिर पर जब भी भारतीय जनमानस पहुंचता है तो मुझे यह भी लगता है कि शायद ये मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने के लिए, घर से बाहर निकालने के लिए एक प्रक्रिया है। यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में भारतीय मंदिर शिल्प, वास्तु, दर्शन एवं सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं के उद्घाटन सत्र में बताए हुए सभी मेहमानों, प्रोफेसर, आचार्य, प्रतिभागियों, शोधार्थियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आज के इस सेशन के बाद जो टेक्निकल सेशन होगा उसके अंदर आप लोग अलग अलग विचारों को और शोध पत्रों को सुनने पाएंगे। सर्वप्रथम प्रोफेसर कर्नल प्रोफेसर जैसे साहब सर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उनके आशीर्वाद से इस संगोष्ठी का सफल आयोजन हम कर सके। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता उपाध्याय सर का, सदस्य सचिव भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय दे करके हमारे मध्य में आए और अपने ज्ञान का यहाँ पर प्रचार किया और हमें लाभान्वित किया। धन्यवाद सर। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर एस.टी. व्यास सर का, पूर्व विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग जनाब जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जयपुर का। आपने सर हमारे मध्य में पता करके हमें आशीर्वादित किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ यहाँ के प्रोफेसर हमारे आनंद सर का, अधिष्ठाता सामाजिक विज्ञान और नागरिक संकाय श्रमजीवी महाविद्यालय जयपुर का, जिनके सहयोग से ये संगोष्ठी का सफल आयोजन हो सका। धन्यवाद सर। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ ICHR का, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली का, जिनके सहयोग से ये राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हम कर पाए हैं। उनके बिना हम लोग अधूरे से थे, परंतु उनके द्वारा हम लोग पूर्ण हुए। धन्यवाद। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ इस संगोष्ठी के निदेशक डॉक्टर हेमेंद्र चौधरी सर का, जिनके अथक प्रयासों से दिनों रात पिछले लगभग 2 महीने से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ये संगोष्ठी, राष्ट्रीय संगोष्ठी सफल हो जाए और अलग अलग लोगों से मिलना, उनके साथ बातचीत करना, कैसे सफल करें, ये पूरा प्रयास जो है हमारे निदेशक सर का है। बहुत बहुत हम आभारी हैं कि आपकी गाइडेंस में
और आपके आशीर्वाद से और आपके प्रयासों से सर और आपकी अगुवाई में ये पूरी संगोष्ठी सफल हुई। धन्यवाद सर। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर धर्मेंद्र राजवा सर का, सहायक कुल सचिव जनार्दन राय आगरा विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का, जिनके सहयोग से शुरू से लेकर के अभी तक आपका सहयोग बना रहा सर, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ संगोष्ठी की आयोजन सचिव डॉक्टर ममता कुटिया जी का, जिनकी दिन रात मेहनत के कारण इस संगोष्ठी को सफलता मिली है और अभी तक हम सफल हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद संगम सदस्यों का, जिन्होंने इस संगोष्ठी को सफल बनाने में भरपूर हमारा सहयोग किया, विशेष करके इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से डॉक्टर कृष्ण सर का, डॉक्टर मोनिका मैडम का, इंग्लिश डिपार्टमेंट से डॉक्टर शारदा पाटिल का, डॉक्टर आरती मैम का, डॉक्टर चित्रा मैम का, पॉलिटिकल साइंस से डॉक्टर एकता हुसैन मैम का, डॉक्टर सी रोहरा सर का, हिंदी विभाग से डॉक्टर ममता मैम का, डॉक्टर राजेश सर का, सोशल विभाग से लवली मैम का, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट से डॉक्टर सुमलता मैम का, डॉक्टर नारायण जी सर का, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से डॉक्टर युवराज जी सर का, डॉक्टर पंकज सर का, नितिन सर का, और इस प्रोग्राम को सफलता से संचालन करने के लिए डॉक्टर लवली मैम का और चित्रा मैम का एक बार और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अभी तक आपने सफल से इसका संचालन किया। विशेष करके मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट से डॉक्टर सोनल चौहान मैम का, जिन्होंने हमारे डिपार्टमेंट के साथ में सहयोग किया। कंप्यूटर विभाग से डॉक्टर नंदेवी सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। लाइब्रेरी डिपार्टमेंट से लाइब्रेरी विभाग से आशीष जी सर, आरिफ जी सर और शब्बीर जी सर, जीतू मैम, चंदू जी, समस्त जो लाइब्रेरी स्टाफ है सबका धन्यवाद देता हूँ। समस्त ऑफिस स्टाफ को धन्यवाद देता हूँ। राजकुमार जी, महेंद्र जी और मैडम अनिता मैडम सबका धन्यवाद देता हूँ। आप डिपार्टमेंट से सोनी जी सर, प्रकाश जी सर जो है रिटायर्ड हो गए, फिर भी हमारे सहयोग के लिए लगातार बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दीक्षित जी सर का धन्यवाद देता हूँ। इसके अलावा हमारे जो समस्त सहायकगण हैं, सुनीता जी है, जोरू सिंह जी है, दुर्गा जी, भेरूलाल जी, दिलीप जी, भवानी जी, चंद्राम जी, समस्त जो हमारे सहायकगण हैं शुरू से लेकर के अंत तक अभी तक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और शुरुआत से लेकर के अंत तक हमारा सहयोग करते रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेष आभार के अंदर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर प्रकाश जी सर का, विवेक जी सर का, फिजिकल एजुकेशन से प्रोफेसर जीवन जी खड़गवाल सर का, डॉक्टर विवेक भट्टाचार्य सर का विशेष धन्यवाद देता हूँ। ये पूरे जो आप देख रहे हैं इसके प्राप्ति कर रहे हैं, सर का सहयोग हो जाता है और हमको ये विषय हमारे नया था के लिए, परंतु बहुत ही ज़्यादा सहयोग सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर महेश मेड़ा सर का आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। और सबसे अधिक मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ फिजिकल वर्क जो आप देख रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जब कोई भी आयोजन होता है तो फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा होता है। उस समय जो है डिपार्टमेंट के जो शोधार्थी लोग और जो डिपार्टमेंट से लगे हुए लोग हैं वो लोग लगातार लग जाते हैं। उसमें कुछ नाम लेना चाहता हूँ, हमारे इंदिया जी, प्रतीक कलाश्वर जी, पायल जी, राजकुमार जी, डॉक्टर सुनील जी, लव वर्मा जी, वंश, ये विद्यार्थी हैं, बीए के वंश, नावड़े, ऋषिका, रीना, पीयूष जी, सरपाल जी जो है आपके बड़े हुए 86 ईयर के हैं और एमए के हमारे स्टूडेंट हैं और किसी भी शोध वर्क जो होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रही है, तो वो भी आज हमारे मध्य में हैं। और मदन जी सर का धन्यवाद देता हूँ, वो भी हमारे स्टूडेंट हैं। इसके बाद उन्होंने जो है शोध कार्यों के अंदर अपना इंटरेस्ट जाहिर किया और लगातार हमारे साथ बने हुए विभाग के साथ देवराज का, विष्णु जी, गोपाल जी और कुछ लोग जो है यहाँ पर कुछ आचार्य लोग आए हुए उनका भी मैं नाम लेना चाहूँगा। सुखाड़ी से प्रतिभा में हमारे मध्य में सरस्वती जी से भट्टाचार्य में केदार जी सर, पीयूष जी सर, मणि जी सर और उसके अलावा नाटक कॉलेज से लोग से पंकज रामेटा में हमारे मध्य में क्या उनसे डॉक्टर सुनील जी हमारे मध्य में है और प्रोफेसर मीना गवर्नमेंट में धन्यवाद। आपका सहयोग हमेशा हमारे मध्य बना रहता है और आपकी अगुवाई हमारे लिए बहुत ही धन्यवाद योग्य है और हम बार बार जितना धन्यवाद करेगा मैं सुशीला शर्मा मैम का धन्यवाद, मनोरमा मैम का धन्यवाद जो जोधपुर से हमारे मध्य में आए और देखे ओझा सर का बहुत धन्यवाद, डॉक्टर ललित पांडे सर का बहुत धन्यवाद, डॉक्टर तेज से ओझा सर का धन्यवाद, प्रोफेसर एस के भनोज सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जी राणा जी और वनस्पति
से शिवरात्रि हमारे मंदिर में हैं, बीकानेर से हैं, जयपुर से हैं, चूरू से डॉक्टर अविनाश पाठक सर का बहुत धन्यवाद। आप हमारे मंदिर में आए, धन्यवाद सर। और इसके बाद मुंबई से अभी हमारे बीच में कई शोधार्थी और आचार्य लोग आए हैं, नागपुर से, जलगांव से, आप सब अलग स्थानों से हमारे मंदिर में आए हैं और हमारी इस संगोष्ठी की शोभा आपने बढ़ा दी। तो हम दिल से आप सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं की तरफ से। और यदि गलती से मैंने इसका नाम नहीं लिया कार्यक्रम के बारे में कि भारतीय मंदिरों के शिल्प, वास्तु, दर्शन और जो सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं मंदिरों से संबद्ध है, उस पे लेके 2 दिवसीय संगोष्ठी जनार्दन राय नागर विद्यापीठ आयोजित कर रहा है। वास्तव में भारत के भारत बनने में, भारत के विश्वगुरु बनने में धर्म, अध्यात्म और भारतीय मंदिरों की जो भूमिका है वो बहुत कमतर करके आंकी गई। लगातार मुस्लिम आक्रांताओं के आने के बाद से ब्रिटिशर्स के रहने तक जिस तरीके की परिस्थितियों को भारतीय समाज ने झेला, उसके कारण बहुत डिग्रेड किया गया उन चीज़ों को। इसलिए इन बातों पर शोध करना आज के समय की प्रासंगिकता है। अभी पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से फिर से उन जड़ों से हम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो वास्तव में प्राचीन भारत में जिन चीज़ों ने हमें विश्वगुरु के रूप में स्थापित किया, आज फिर से हम वो विमर्श करने लगे हैं, मंदिरों को इस रूप में देखने की शुरुआत करने लगे हैं कि मंदिर जो हैं वो सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों की धुरी हैं, समाज की धुरी हैं, समाज के केंद्र हैं, उनसे इमेनेट होती हैं, उनसे निकलती हैं बहुत इस तरह की परंपराएं, उस ओर जाने लगे हैं। ऐसे में इस जो संगोष्ठी का विषय है वो नितांत प्रासंगिक है। वास्तव में पूरे देश में आप अगर देखें तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और महाराष्ट्र से लेकर अरुणाचल तक जो सांस्कृतिक एक सूत्रता पूरे देश में दिखाई देती है, जो सांस्कृतिक एकबद्धता दिखाई देती है, वो इस देश को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे में हिंदू मंदिर, बौद्ध मंदिर और जैन मंदिर जो पूरे देश में प्रसरित हैं, उनको समझना, उनकी सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करना और उसके माध्यम से आगे की एक पाथवे का निर्माण करना, ये बहुत आवश्यक है। इस समाज के लिए एक बड़ी आवश्यकता है उस चीज़ की। इसलिए ये संगोष्ठी इस तरह के निष्कर्षों की ओर पहुँचेगी जिससे समाज को लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज मंदिरों के माध्यम से समाज इतना सशक्त और उन्नत बन पाया, देखकर, समझकर, कला सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर समाज में उन्नति जो की है, लेकिन मंदिर आज भी खंडर पड़े हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण है, मैंने बताया कि इस्लामिक आक्रांताओं के आने के बाद से हम अपनी जड़ों से दूर होते गए, हम आत्मविस्मृति की ओर चले गए, अपने आप को भूलते गए। एक बड़ा कारण ये है। उसके पहले के इतिहास को आप देखेंगे तो ये दिखाई देगा पूरे देश में ही कमोबेश कि सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में मंदिर होते थे। मंदिरों से जुड़े हुए बहुत सारे गुरुकुल होते थे जहाँ पर ढेर सारी विद्याएं दी जाती थीं। मंदिर सभी पर्व त्योहारों के केंद्र होते थे। मंदिर आर्थिक गतिविधियों के, बहुत सारे आर्थिक गतिविधियों के केंद्र होते थे। इसलिए जो केंद्रीय भूमिका में मंदिर थे वो निश्चित रूप से उस पर आघात पहुँचा जब से इस्लामिक आक्रांताओं ने आना शुरू किया और जिस तरीके से 190 वर्षों तक ब्रिटिशर्स ने हमारी सांस्कृतिक जड़ों पर प्रहार किया, उसका असर हुआ। आज फिर से एक प्रयास ये हो रहा है कि उन पुरानी अपनी मूल चीज़ों को आज के परिवेश में ढालकर, आज के परिवेश के अनुरूप उसको बनाकर उसको फिर से पुनर्जीवित किया जाए। और उस क्रम में ये बात बहुत प्रासंगिक है कि हम एक बार मंदिरों की भूमिका को फिर से सुनिश्चित करें। पिछले 10-12 वर्षों में जो महाकाल का कॉरिडोर, विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर, राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, केदारनाथ मंदिर पे जो बहुत नए तरह का निर्माण हुआ है और इससे जो एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना जगी है। मैं बार बार कहता हूँ कि अरविंद घोष से जब ये पूछा गया कि क्यों भारत जो कभी विश्वगुरु रहा वो अपने इतने पराभव या अपने इतने निचले स्तर पे क्यों है, उनकी ये बात बहुत प्रासंगिक है। 1909 में जो उत्तरपाड़ा के भाषण में उन्होंने कही, महर्षि अरविंद घोष ने, कि जैसे जैसे इस देश में सनातन उठेगा वैसे वैसे फिर से राष्ट्र उठेगा। इस देश का पराभव केवल इसी कारण हुआ है कि हम अपनी सांस्कृतिक जड़ों को भूल गए हैं, हम अपने मूल को भूल गए हैं, हम अपने धर्म अध्यात्म से कट गए हैं, हम अपने मंदिरों के उस ऊर्जा से कटते जा रहे हैं या कट गए हैं। इसलिए
इसलिए उसको पुनर्जीवित करने का एक बड़ा माध्यम अभी आज के समय में, आज के परिवेश में ये बन रहा है। और कश्मीर से लेकर फिर मैं कहता हूँ कन्याकुमारी तक और महाराष्ट्र से अरुणाचल तक का जो ये पूरा देश है, मंदिर उसको एक सूत्रता में, एक बद्धता में, चाहे वो हिंदू मंदिर हो, बौद्ध मंदिर हो, जैन मंदिर हो, एक बद्धता में बांधे हुए हैं, सांस्कृतिक रूप से इस राष्ट्र को एक किए हुए हैं। और सांस्कृतिक राष्ट्र की जब हम बात करते हैं तो कई बार तो मुझे लगता है कि वो राजनीतिक सीमाओं को तोड़ता हुआ है, क्योंकि तब कटास राज जो पाकिस्तान में है, जो ढाकेश्वरी जो आज के बांग्लादेश में है, जो पशुपतिनाथ आज के नेपाल में है, वहाँ तक हमारे सांस्कृतिक राष्ट्र का, और उससे बहुत बाहर तक भी हमारे पूरे मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, ऐसे जहाँ पर हमारे मंदिर उपस्थित हैं, बहुत दूर तक हमारे सांस्कृतिक राष्ट्र का प्रसार पहुँचता है। उसको एक बार फिर से समझने की, अपनी भूमिका को निर्धारित करने की ज़रूरत है। विभाग बनाए गए हैं, देवस्थान है, आर्कियोलॉजी विभाग है, पुरातत्व विभाग है, विभागों की कितनी जिम्मेदारी है इसके प्रति? आप क्या सोचते हैं एक इतिहास का? निश्चित रूप से जो विभाग देवस्थान, जैसे राजस्थान में देवस्थान विभाग है, उसका दायित्व है। बहुत सारे ऐसे विभाग, दूसरे धर्मार्थ कार्यों के विभाग बनाए गए हैं अन्य प्रदेशों में भी, उनकी अपनी जिम्मेदारी है। संस्कृति मंत्रालय काम करता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम करता है। इन सारे संस्थानों की, और भी बहुत सारे इस तरह के संगठन संस्थान काम कर रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी है। लेकिन असली चीज़ है कि सामान्य मनुष्य या जन सामान्य जो है, जो अंतिम व्यक्ति है, उसको फिर उस सांस्कृतिक अपने वैभव से जोड़ पाना, उसको अपने उस इतिहास और संस्कृति के प्रति जो गौरव है वो उसके मन में फिर से जगा पाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अंतिम व्यक्ति तक जब ये चेतना जगेगी तो देश या राष्ट्र अपने आप जग उठेगा, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। केवल सरकारी प्रयासों से काम नहीं होने वाले हैं, उसके लिए बहुत सारी गैर सरकारी संस्थाएं, बहुत सारे अकादमिक संस्थाएं, बहुत सारे सामान्य लोग अपने अपने स्तर पर इस पूरे देश में, देश के पुनर्जागरण का कालखंड चल रहा है, ऐसा मैं एक विद्यार्थी के रूप में मानता हूँ। इस रूप में काम चल रहा है और इस रूप में हम फिर से अपने उसी पुरानी जड़ों की ओर, लेकिन आज के परिवेश में उनको ढालते हुए, वर्तमान प्रासंगिकता के साथ उसको समेकित करते हुए, उसको सम्मिलित करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं डॉक्टर हेमेंद्र चौधरी, विभागाध्यक्ष इतिहास संस्कृति विभाग और संगोष्ठी निदेशक, दिनांक 11 और 12 सितंबर को इतिहास संस्कृति विभाग द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्र संगोष्ठी का आयोजित किया गया। ये एक संगोष्ठी भारतीय मंदिर, वास्तु, दर्शन, स्थापत्य और सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं को लेकर थी। इस 2 दिवस के अंदर करीबन 150 शोधार्थियों और इतिहासकारों ने भाग लिया और पूरे भारत में लगभग राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इवन साउथ से भी काफ़ी शोधार्थी और इतिहासकार हमारे बीच में मौजूद रहे। इन 2 दिवस के अंदर हम लोगों ने जाना कि भारतीय मंदिर का निर्माण कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कंसेप्ट रहा था उस समय, और कैसे हम उस संस्कृति को, भारतीय मंदिर की संस्कृति को हम अपने अंदर संजोते हैं। हमारा मंदिर परंपरा जो है वो एक मिरर की तरह हमारा प्रतिबिंब है, उसके बिना हम अपनी संस्कृति को कैसे जानें। जो आज NEP 2020 इंडियन नॉलेज सिस्टम की जो बात कर रही है, उसका सबसे बड़ा सोर्स, सबसे बड़ा प्रमाण हमारा भारतीय मंदिर है। यदि भारतीय मंदिर को आने वाले ये इतिहासकार और आने वाले विद्यार्थी और शोधार्थी इसको ढंग से पढ़े या शोध करें तो हम बहुत कुछ भारत को समझ सकते हैं, हम भारत के गौरव को समझ सकते हैं। और इन 2 दिनों के अंदर हमने इसके विभिन्न पक्षों पर बात करी और ये पक्ष इतने उजागर हुए हैं कि लगता है कि हमें इस संदर्भ में 2 बुक्स निकालनी पड़ेगी। और ये वास्तव में ये बहुत ही रोमांचक रहा, बहुत ही यादगार रहा और बहुत ही उम्दा कार्यक्रम रहा। और ये न केवल विद्यापीठ के लिए बल्कि उदयपुर राजस्थान के लिए भी बहुत प्रमाणिक सोर्स के रूप में हमने ये संगोष्ठी हुई है। आलोचनाओं के कुछ आलोचना इस संगोष्ठी में लगभग पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण काफ़ी सारे मंदिरों का हमें जानकारी मिली। और आप देखिए कि 9th-10th सेंचुरी से हमारी मंदिर परंपरा शुरू हो गई थी, लेकिन 700-800 साल का कार्यकाल इतना ख़राब था कि उस समय हमारी संस्कृति पे बहुत कहर ढारा गया, जिसका परिणाम ये रहा कि वह आज भी हमारे सामने जर्जर अवस्था में है। सरकार और हम सबका दायित्व है कि इन टूटे हुए मंदिर को, इन टूटे हुए विरासत को, इन वसीयत को संभालना चाहिए। हम संजोगे या नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। इस संगोष्ठी का मूल उद्देश्य यही है कि इन
टूटे हुए मंदिर नहीं है, ये हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार है, इनको संजोना चाहिए, इसको संरक्षण देना चाहिए ताकि इस विरासत को हम दिल से लगा सके और गर्व से कह सके कि हमारी परंपरा इस तरह की है और हमारा मंदिर है वो हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है। जब विभाग से जुड़े लोग भी आए इसमें, देवस्थान आर्कियोलॉजी विभाग, क्या ये इन्होंने पार्टिसिपेट? हाँ, इस संगोष्ठी के दौरान इतिहास से संबंधित शोधार्थियों के साथ पुरातत्व के शोधार्थी, देवस्थान विभाग के जितने भी कर्मचारी और इसमें इंटरेस्ट रखने वाले अन्य विभाग के साथी भी इसमें शिरकत करी और उन्होंने अपना पार्टिसिपेंस पूरा किया। कई प्राचीन मंदिरों पर 3-3 बोर्ड लगे हुए हैं, एक तो क्षेत्र का बोर्ड लगा हुआ है, एक देवस्थान का लगा हुआ और एक पुरातत्व का ही लगा हुआ है। ये क्या है, ये क्षेत्र पे बोर्ड लगना एक पहचान इस तरह की है कि उसको संरक्षण दिया जा रहा है। वस्तुतः ये है कि आज से कुछ वर्षों पहले उन मंदिर का संरक्षण नहीं हो रहा था, तो जब लोगों में जिज्ञासा जागृत हुई तो कई क्षेत्रीय लोगों ने उसको संरक्षण दिया, तो कोई सरकार ने संरक्षण दिया, तो कोई उसको प्यार करने वाला ने संरक्षण दिया, या कोई आध्यात्म जो व्यक्ति है उन्होंने संरक्षण दिया। तो ये बोर्ड उसकी पहचान है कि हम लोग उन मंदिरों को दिल से लगा के रखते हैं। मंदिर है प्राचीन जो गंगू कुंड है, शायद आपने भी देखा होगा, जो आज भी तरस रहा है इस प्राचीन मंदिर गंगू कुंड नहीं है, गंगू कुंड से बहुत पुराने मंदिर भी है, नागदा का प्राचीन मंदिर है। हमारे यहाँ मेवाड़ के अंदर मंदिर परंपरा 2nd सेंचुरी से शुरू होती है। आप देखिए चित्तौड़ नगरी के अंदर जो मंदिर है, लेकिन वो मंदिर चबूतरे के रूप में, लेकिन हम 9th-10th सेंचुरी में देखते तो हमारे यहाँ मंदिर परंपरा शुरू हो चुकी थी, जिसमें सबसे बड़े मंदिर नागदा के हैं जो 6th-7th सेंचुरी का मंदिर है, केटोब्रूपी का मंदिर है, कृष्णावल का मंदिर है, नागदा के मंदिर है। उसके बाद हम आहड़ जब राजधानी आई तो आहड़ के अंदर मंदिर बने। गंगू कुंड जो सबसे बड़ा मंदिर हुआ करता था, वरा मंदिर, जिसके एविडेंस आज भी है। यदि हम गंगू को प्रॉपर वे में देखें तो वरा मंदिर विष्णु पंचायत मंदिर था, जिसको बीच में वो जरूर तहस नहस हो गया, लेकिन साइड में आज भी मीरा मंदिर विष्णु मंदिर है, एक तरफ देखें तो गणेश जी का मंदिर है। तो ये मंदिर परंपरा 9th-10th सेंचुरी से है और ये संरक्षण के लिए इसलिए लाए थे क्योंकि इतना संरक्षण कभी हुआ ही नहीं, और जर्जर अवस्था तो लंबे समय के बाद तो होती। तो ये मंदिर कहीं तो गायब भी हो चुके हैं, और गायब होने के साथ जब लोगों के अंदर जब जानकारी आई और जिज्ञासा जागृत हुई तो उन लोगों ने उसको मंदिर को संरक्षण दिया। तो संरक्षण अवस्था में आज भी अपनी पहचान को कायम किए हुए, जैसे नागदा का मंदिर है, गंगू के मंदिर है, आहड़ के मंदिर है, कुछ जैन मंदिर है, आप एकलिंग जी के मंदिर है। तो हमारा क्षेत्र मेवाड़ भी मंदिर परंपरा से बहुत समृद्ध है। कार्यक्रम में आप कितना परिवर्तन देख रहे हैं, ये परिवर्तन कब आने वाला है, ऐसा इस उम्मीद कर सकते हैं हम इतना परिवर्तन आएगा? इन 2 दिवसीय कार्यकाल जो हमारी संगोष्ठी हुई है, उस संगोष्ठी के अंदर काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। जो इतिहास के विद्यार्थी थे या अन्य विभाग के जो विद्यार्थी थे, उन्होंने भी पूरा इसमें इंटरेस्ट लिया, और उस इंटरेस्ट के पीछे अब जो परिणाम नज़र आता है वो लगता है कि लोग बाग इसके प्रति झुकाव डालेंगे। झुकाव न केवल पहले भी था, लेकिन अब झुकाव ज़्यादा इसलिए हो जाएगा क्योंकि उनको एहसास हुआ कि हमारा जो गौरव है वो मंदिर है, और मंदिर को हम संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी को हम क्या संस्कार देंगे, इसलिए संरक्षण आवश्यक है। इसका
साल द्वारा बनाया गया था। जो मंदिर एक गलियारे से घिरे हुए खुले आंगन में स्थित है, जिसमें छोटे छोटे प्रतिमा छोटी मूर्तियों में सुंदर चित्रकारी का गलियारे उनके गहरावा और मंडप के मंदिरों को आकर्षक रूप से देखा जा सकता है। चतुर्भुज कुंकुरिया के लिए नक्काशी की गई है। छत के बीच में एक सुंदर गुम्बद मंदिरों के हिस्से में बहुत छोटी कहा जाता है, जिसमें 9 आकार का चौथे, इनमें से प्रत्येक पर एक अनोखी डिजाइन